Hi, welcome, bright stars. This is the place where we do surgical strikes on the difficult editorials और हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना सिंपल और सरल हो सके ताकि आप अपने एग्जाम में उसका बेनिफिट उठा पाएं. सो वेलकम वंस अगेन ऑल द लर्नर्स, जितने भी इंग्लिश लवर्स हैं, यंग बॉयज गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदरवाइज कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, यंगस्टर्स इन द कॉर्पोरेट फॉर होम इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उन सब के लिए ये बिल्कुल सही स्थान है जहाँ पे हम उनकी वोकैबुलरी, पर्सनालिटी एंड हर पहलू को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो रोजाना की तरह 24 अप्रैल 2024 को भी हिंदू में दो एडिटोरियल हैं. एक पॉलिटिकल, so we don't go deeply into political issues, और हम उन्हीं एडिटोरियल्स को एनालाइज करते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. सो लेट्स बिगिन. लेट मी minimize myself and maximize the content जिससे आपका फायदा हो सके. So today's editorial is dedicated to all the senior citizens of this great country, जिनकी वजह से आप, मैं, सब और ये देश जो है वो सुरक्षित है. Many of your grandparents would be there because of them. Your parents are there, and then उनकी वजह से आप हैं. So some of you are lucky to have grandparents. Otherwise also some parents also would be in senior citizen. So हम सब कृतज्ञ हैं उनके contribution के लिए towards your success and towards the success of this country. So जो ये editorial है आज का, ये प्राइमरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को कवर कर रहा है जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है. आगे देखेंगे कि वो पहलू क्या है, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ठीक है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और जो भी सीनियर सिटीजन आपकी फैमिली में है, यू लव देम, यू प्रेज देम, पर क्या कभी आपने सोचा है कि उनके मेडिकल कवरेज का क्या अरेंजमेंट किया है आपने, आपके पेरेंट्स ने? तो ये एक तरीके से आपके लिए होमवर्क है. इन ए वे इट इज अ पर्सनल वर्क दैट आप जरूर अपने पेरेंट्स से या स्वयं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पता कीजिए कि उनके पास मेडिकल कवर कौन सा है, और अपने मुश्किल दिनों में जब भी वो किसी बीमारी या इलाज कराना हो तो किस मेडिकल कवर के अंडर वो आते हैं. तो उससे भी आपको काफी कुछ इस टॉपिक से आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से. सो लेट्स मूव. देखते हैं आज का टॉपिक जो हिंदू की एडिटोरियल टीम है वो क्या कह रही है. सो द टॉपिक इज टाइटल्ड एज इंश्योरिंग द फ्यूचर व्हाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल. और ये किसके फ्यूचर को इंश्योर करने की बात हो रही है? सीनियर सिटीजन्स की. और क्या कह रहे हैं वो, दैट अभी कुछ नई रेगुलेशंस आई हैं, उसमें ये प्रपोजल है कि सीनियर सिटीजन को भी कवर किया जाए. वो तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन एडिटोरियल टीम का जो हिंट है, सटल मैसेज है दैट एक ब्रॉडनिंग तो ठीक है, लेकिन वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आइए चलिए देखते हैं कि एडिटोरियल टीम ने किस किस बातों को कवर किया है, क्या उनका क्रिटिसिज्म है, और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके सजेशंस क्या हैं. सो IRDAI, मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग, जो नहीं जानते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है. और उन्होंने हाल में ही एक गाइडलाइन जारी की है, ये डायरेक्टिव जारी किया है, जिसमें वो बोल रहे हैं दैट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, they should enable a wide demographic of citizens to benefit from health insurance. यानी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जिस समुदाय को या जिस ब्रैकेट, जिस डेमोग्राफी को कवर करते हैं उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है. और प्राइमरली ये उन किसको कवर करवाना चाहते हैं? वो सीनियर सिटीजन को. अभी मौजूदा हालत में शायद कुछ लोगों को पता होगा कि
अभी जो 65 इयर्स के ऊपर जो सिटीजन्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो उनको कवर नहीं करती हैं। मतलब वो किसी भी मेडिकल कवर से बाहर हैं। और प्राइमरली अगर कुछ कंपनी करती भी हैं तो वो इतनी कॉस्टली है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन जो स्पेशली सीनियर सिटीजन, उस इंश्योरेंस कवर को अफोर्ड नहीं कर सकती। और यही एडाई का दूसरा डायरेक्टिव है दैट जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं दे शुड मेक हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन एंड अफोर्डेबल एज वेल, राइट? सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव। आगे हम देखेंगे कि जो ये सीनियर सिटीजन की संख्या जो है वो कितनी है हिंदुस्तान में, और वो काफी है और प्रचुर मात्रा में है। सो निहायत ही जरूरी है कि जो एक, और खास करके उसी एज में आपको सबसे ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस या कवर की जरूरत होती है, और उसी टाइम में अनफॉर्चुनेटली जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वो उनको उससे वंचित कर देती हैं, या वो पॉलिसीज इतनी कॉस्टली हैं कि नॉर्मल एक मेजर सेगमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अब और क्या कवर किया गया है, तो ये जो एक शिफ्ट है, ये डायरेक्टिव है एडाई का कि आप सीनियर सिटीजन को कवर कीजिए, ये कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट है हमें हमारे डेमोग्राफिक चेंजेस का, यानी जो हमारे समुदाय में, समाज में जो चेंज हो रहा है। अब बहुत लॉन्जिविटी बढ़ रही है, लोगों की जो जीने की उम्र है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक ये सेगमेंट है जिसको इंक्लूड करने की बात की गई है मेडिकल कवर में। अब वैसे तो 2011 के बाद ऑफिशियल कोई इंडिया में पॉपुलेशन या सेंसस नहीं हुआ है, पर हमें पता है कि लास्ट ईयर ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम चाइना को क्रॉस कर चुके हैं, राइट, समवेयर में 2023 में। तो हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश का पद है हमारे पास। सो नो, वी डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज यही शायद हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है जिसकी बात हर कोई कर रहा है। अब देखते हैं कि आइए कि कितनी संख्या है ये सीनियर सिटीजन्स की जिनके बारे में ये टॉपिक है। तो सेंसस तो नहीं हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो एक एजिंग रिपोर्ट है, राइट, एजिंग रिपोर्ट 2023, उसके हिसाब से 60 साल से ऊपर वालों की संख्या हिंदुस्तान में 2022 में लगभग 15 करोड़ थी, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 10% था। और इस संख्या जो है, ये जो संख्या है, ये 15 करोड़ से लगभग 35 करोड़ हो जाएगी बाई 2050, यानी 20% जंप आने वाला है इसमें अगले 28 सालों में। सो 35 करोड़ एक सिग्निफिकेंट नंबर है किसी भी नजरिए से। अब ये जो संख्या है वो यूएस की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फिगर है ये। और जो मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स की डेमोग्राफी है, यानी 65 से ऊपर, लगभग 16 से 28% है। तो धीरे धीरे शायद आगे आने वाले 20-25 साल में हमारी जो परसेंटेज भी है वो ग्लोबल परसेंटेज से मैच कर जाएगी। अब ये पॉपुलेशन बढ़ना तो ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे जैसे सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ेगी, सो उनको जरूरत होगी कि हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाए, एक्सेस टू हेल्थ कवर। वी हैव टू इंश्योर दैट दे गेट एक्सेस टू हेल्थ केयर। फिर उसके साथ जो मेडिसिन हो वो अफोर्डेबल हो, और उनको इस दौरान, वृद्धावस्था के दौरान, एक अप्रोप्रिएट केयर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाए, यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां वो इंक्लूडेड फील करें, बेटर हॉस्पिटल्स, अफोर्डेबल मेडिसिन, सीनियर सिटीजन होम्स, और फैमिलीज के अंदर ही ऐसा अरेंजमेंट हो जहां पे उनको हम केयर गिविंग नर्सिंग स्टाफ, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द केयरिंग ऑफ सीनियर सिटीजन। सो बहुत से पहलू हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। सो बहुत सी जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे तो गवर्नमेंट का अपना ही पब्लिक हेल्थ सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो सीनियर सिटीजन्स को ना ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइडेड कवर है वो सफिशिएंट है उनके लिए। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का या पब्लिक हेल्थ सिस्टम या पब्लिक सीनियर सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। और
इंडिया भी उन कंट्रीज में हम शामिल कर सकते हैं जहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ जो सीनियर सिटीजन केयर है वो प्राइवेट प्लेयर्स पे डिपेंडेंट है, यानी जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, जैसे आपने सुना होगा, अब बहुत से आपकी फैमिली में भी होगा, आपके पेरेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में हैं तो सीजीएचएस होता है, ईसीएचएस होता है। पर अगर आप कॉर्पोरेट में या प्राइवेट में हैं तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। और सुना भी होगा आपने, हर साल रिन्यू भी होती है, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, और ये कुछ बहुत तरीके के प्लान होते हैं इसमें। सो अब जब प्राइवेट प्लेयर्स जहाँ पे नो ही हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि दीज आर बिजनेस एंटिटीज, तो वो चैरिटी तो करेंगे नहीं। सो वहाँ पे जो हेल्थ केयर की कॉस्ट होती है वो काफी होती है। और वैसे भी जो एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक्स, सो ये वो ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स का जो कि डिसाइड करता है कि आपकी जो पॉलिसी होगी उसका प्रीमियम कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है एज का। तो जितने यंग आप होते हैं या हम होते हैं, उतना ही जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कॉस्ट होती है वो कम होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज पर द रिस्क, जैसे जैसे एज बढ़ती है बीमारी होने का खतरा भी बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, उस हिसाब से ही जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम है वो भी बढ़ने लगते हैं। और कई बार तो वो नो स्लो, शुरू में तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, बट जैसे ही आप 60 पार करेंगे उसके बाद जो कॉस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस की वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब हिंदुस्तान में कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो इस बढ़ते एक्सपेंडिचर को खरीद सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं? एज पर एडिटोरियल सिंगल डिजिट में है ये परसेंटेज, मतलब 1 से 9 के बीच में कहीं ना, मान लीजिए इसको। So that means it is very very minimal, right? और ये जो फैमिलीज हैं 1 to 9 वाले में, ये जनरली एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया तो वो मेरी पूरी फैमिली के लिए है, उसमें चाहे मैं बीमार हूं या मेरी फैमिली का और कोई सदस्य हो, तो वो पूरा पैसा जो है जब तक 5 लाख रुपए हैं और तब तक इलाज चलता रहेगा, और 5 लाख रुपए खत्म तो इलाज भी खत्म। सो ऐसे पॉलिसीज हैं, लेकिन बहुत कम फैमिलीज उसको अफोर्ड कर सकती हैं, राइट? अब जब इंडिविजुअल्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है अफोर्ड करने की, सो जाहिर सी बात है कि अब गवर्नमेंट हैज टू प्ले सम रोल। और शायद इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाई डू वी नीड सोशल सिक्योरिटी नेट्स। वो इसीलिए है दैट गवर्नमेंट कैन come in and help those segments of the societies जिनके पास इन सुविधाओं के लिए जो सक्षम नहीं है, who cannot afford these medical insurances, right? अब एडिटोरियल टीम का थोड़ा सा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडिटोरियल मैं बोलता हूँ जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, दैट ठीक है, एडा ने ये डायरेक्शंस तो इशू कर दी, राइट? लेकिन सिर्फ डायरेक्शन इशू करने से नहीं होगा, राइट? कि आप कवरेज को वाइडन कर दो, लेकिन अगर वो कवरेज वाइडन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट वो कवरेज अफोर्डेबल भी हो। और ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनीज एडा की गाइडलाइंस को सिर्फ ऊपरी सतह पे फॉलो करने के लिए हाँ एज लिमिट भी बढ़ा दे, भाई हाँ हम कवर करेंगे पीपल अप टू 70-80 एज, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी प्रोहिबिटिव हो, इतनी एग्जॉर्बिटेंट हो कि वाकई में कोई उस इंश्योरेंस का फायदा ही ना उठा सके। तो एडिटोरियल टीम का फोकस ये है दैट आप ब्रॉडनिंग तो कर रहे हैं लेकिन अफोर्डेबिलिटी पे भी ध्यान दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये उसी के समान होगा जहां पे बहुत सुंदर केक है और उसके ऊपर बहुत अच्छी क्रीम की आइसिंग भी है, लेकिन आप वो केक खा नहीं सकते। सो इट्स लाइक एडिटोरियल टीम ने तंज भी दिया है दैट इट वुड बी akin to or similar to having icing on an inedible cake। यानी आइसिंग तो बहुत अच्छी है कि हाँ भाई ब्रॉडन कर दिया, लेकिन उस पॉलिसी का बेनिफिट किसी को नहीं पहुंच रहा, सो उससे तुलना की गई है। देन अब हम बार बार आपने सुना होगा दैट एवरीबडी इज व्हाई दिस इज इंडिया सेंचुरी, इंडियाज डिकेड। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी इंडिया की बहुत यंग पॉपुलेशन है,
वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है और अगले 20 साल तक भी हम नो दुनिया के सबसे यंगेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन में रहेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये लोग काफी इसका प्रचार कर रहे हैं हर फोरम में। नो एवरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी लीडर, एवरी बिजनेसमैन, एवरी न्यूज चैनल, अब तो बाहर के लोग भी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बहुत बात हो रही है, राइट। लेकिन अब ये डिविडेंड होगा और इस और सबका कहना है कि नो इंडिया को इस डिविडेंड का फायदा उठाना चाहिए। तो ठीक है, ऊपरी सतह पे भी ठीक लगता है, नो फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका वाकई में मतलब क्या होगा? इसका मतलब वाकई में ये होगा कि नो बहुत सारे लोग जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चर से मूव करेंगे और जॉब्स की तरफ शिफ्ट होंगे। और जब वो गांव से शहरों की तरफ जाएंगे तो जो हमारा नो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है, दैट विल कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर। सो जो एक नेचुरल केयर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारी सोसाइटी में फॉर सीनियर सिटीजन्स, राइट, दैट इवन इफ आई एम आउट देयर इज अ पीछे घर में गांव में कुछ लोग हैं जो हमारी जो सीनियर सिटीजन है, हमारे एजेड पेरेंट्स, उनका ख्याल रखेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत हिलेगा इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को जब हम एनकैश करने जाएंगे, राइट। और नो उसकी वजह से अगेन ये प्रॉब्लम जो है सीनियर सिटीजन्स को केयर प्रोवाइड करने की, वो और कंपाउंड होती चली जाएगी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के फायदे भी हैं और साथ में ये इसका एक सेटबैक है या ड्रॉबैक है। और एडिटोरियल टीम ने नो सुझाव के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने सदर्न स्टेट्स का भी एग्जाम्पल दिया है। जनरली वहां पे अब नो जैसे जैसे समृद्धि आई, लोग बाहर गए, तो पीछे फैमिलीज रह गई बहुत कम, न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड देन देयर लॉट ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर हैं, दे आर स्टेइंग अलोन, देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम। इनफैक्ट कोविड के दौरान ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आए थे और कुछ तो बहुत ही नो हृदय विदारक न्यूज थी जहां पे people were not there even to take care of the dead bodies of their families or parents, and they were stuck somewhere because of COVID. So उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि दैट जैसे जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को एनकैश करेंगे, कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल केयर गिविंग स्ट्रक्चर था फॉर सीनियर सिटीजन, वो ब्रेक हो रहा है। सो इसीलिए जो एडा की गाइडलाइन है जिसमें ब्रॉडनिंग पे एम्फेसिस दिया गया है, पर एडिटोरियल टीम का कहना है कि ब्रॉडनिंग से ज्यादा इसको अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है, सो दैट नो वी कैन प्रोवाइड द एडिक्वेट medical coverage to our senior citizens and the aging population. So broadly यही है आज के एडिटोरियल में। और आइए देखते हैं कुछ जो डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस एडिटोरियल में जिनका जानना आपके लिए, हम सबके लिए जरूरी है। सब पहला डिफरेंस तो आपको इंश्योर और इंश्योर में नो थोड़ा कंफ्यूजन है, सिमिलर साउंडिंग है। इंश्योर एंड इंश्योर दो सुनने में एक जैसे लगता है, बट इनमें बहुत फर्क है। जो हमने टॉपिक कवर किया वो इंश्योर था, इंश्योर नहीं। सो इंश्योर का मतलब है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस, डैमेज और इंजरी, राइट। इन्हें जैसे मेडिकल के अगेंस्ट में इंश्योरेंस होता है, बिजनेस लॉस के अगेंस्ट में होता है, लाइफ लॉस के अगेंस्ट में होता है, मेडिकल के अगेंस्ट में होता है, तो दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस। एंड इंश्योरिंग का तो आप जानते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल एंश्योर दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हैव एन एडिक्वेट इंश्योरेंस, राइट, टू एंश्योर दैट, I mean to make it certain that something will occur. Now broadening इसका मतलब होता है किसी चीज को विस्तृत करना, expanding, widening, enlarging। इस एडिटोरियल में जो कवरेज है उसको वाइडन करने की बात की गई है। अभी तक वो 65 साल के लोगों तक का ही कवरेज था। एडा कह रही है कि आप उसको और आगे ले जाइए, 70, 75, 80, I mean मेरे हिसाब से तो 100 तक भी कवर करना चाहिए। देन इसके एंटोनिम्स होंगे नैरोइंग, कंस्ट्रिक्टिंग, लिमिटिंग, रिड्यूसिंग, राइट। एपेक्स, इरडा जो है वो रेगुलेशन की, इंश्योरेंस सेक्टर की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, यानी सबसे ऊपर। लाइक जुडिशियल सिस्टम में एपेक्स बॉडी क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सिमिलर एपेक्स मींस पीक, समिट, पिनाकल, टॉप मोस्ट, हाईएस्ट। एंड इसके विपरीत बेस, नैडर, लोअर, लोवेस्ट। देन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी हमारे पॉपुलेशन का कोई कॉम्पोजिशन है। अब डेमोग्राफी में हम नो एज को कवर कर सकते हैं,
एजुकेशन को कवर कर सकते हैं, सोशल स्ट्रेटा को कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस को कर सकते हैं। सो बहुत सारे पैरामीटर्स है। सो जिस भी पैरामीटर्स पे हम अपने समाज की तुलना, गणना, आंकलन करते हैं वो उसकी डेमोग्राफी कहलाता है, राइट। सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, सोशल स्ट्रक्चर। बार्ड इसका मतलब होता है प्रोहिबिट करना, बार्ब्ड वायर भी सुना होगा आपने। सो बार्ड मींस प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, एक्सक्लूड, रिस्ट्रिक्ट। देन इसके विपरीत एंटोनिम अलाउड, परमिटेड, इंक्लूडेड। देन कोहोर्ट, ये एक नया वर्ड है और कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी यूज होता है, स्पेशली टेक कंपनीज में। सो इसका मतलब है ग्रुप, जनरेशन, बैंड। एंड इसके विपरीत इंडिविजुअल्स, सिंगल, अलोन। सो कोहोर्ट इज अ न्यू एज वर्ड, स्पेशली स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर, इन सर्कल्स में काफी यूज होता है। देन प्रेसिपिटेटिंग, ये बारिश वाला प्रेसिपिटेटिंग नहीं है, इसका मतलब होता है किसी चीज को ट्रिगर करना, राइट। सो कॉजिंग, ट्रिगरिंग, एक्सेलरेटिंग, किसी चीज को और फास्टर करना, कैटलाइजिंग। देन एंटोनिम्स वुड बी डिलेइंग, स्लोइंग डाउन, मिटिगेटिंग, हिंडरिंग। देन actuarial, this relates to the statistics or science or maths of insurance, so statistical, risk based, insurance related। और इसके विपरीत इंट्यूटिव, सब्जेक्टिव, अनरेगुलेटेड। देन फैमिली फ्लोटर, ये एक टर्म है जो मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की फील्ड में यूज होती है, और इसका ये मतलब है दैट एक सीमित अमाउंट है, उसके अंदर पूरी फैमिली को कवर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, अगर मैंने 5 लाख की फैमिली फ्लोटर ली है तो वो उससे मेरी पूरी फैमिली का इलाज हो सकता है 5 लाख, चाहे वो 5 लाख पूरे मैं यूज कर लूं, या अगर हम 5 मेंबर हैं तो 1-1 लाख हम पांचों मेंबर्स अगर हमें जरूरत पड़ी मेडिकल की तो उसमें यूज हो। सो ये एक तरीके का इंश्योरेंस कवर प्रोडक्ट है जिसको फैमिली फ्लोटर बोलते हैं। आइसिंग ऑन द केक की हमने बात की थी, जो एग्जांपल दिया था एडिटोरियल टीम ने। सो ये केक के ऊपर जो सुंदर सी लेयर है, जो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और कुछ लोग चाव से खाते भी हैं, सो वो है आइसिंग ऑन द केक। एंड इसका मतलब है कि बोनस, एक्स्ट्रा, द फाइनल टच, समथिंग एडिशनल, राइट, फ्रीबीज जो होती हैं। देन एंटोनिम इज नेसेसिटी, यानी नीचे वाला पोर्शन है, जब तक केक नहीं होगा तो आइसिंग नहीं कर सकते, सो दैट इज द कोर पार्ट, एसेंशियल एलिमेंट। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड, इस पे हमने काफी चर्चा की है, मतलब हमारी पॉपुलेशन की वजह से जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब हमें क्यों बेनिफिट मिल रहा है? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन है और अगले 20 साल तक भी रहने वाली है। सो वो डिविडेंड वो चीज होती है, अगेन इट कम्स फ्रॉम बिजनेस, दैट कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को जो भी मुनाफा होता है उसमें से कुछ जो पैसे जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है डिविडेंड के रूप में। अब वो कोई क्वार्टरली देता है, कोई हाफ ईयरली भी दे सकता है, कोई एनुअली भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेमोग्राफिक या सोशल स्ट्रक्चर है उससे जो हमें फायदा होने वाला है उसको डिविडेंड से कंपेयर किया गया है। सो पॉपुलेशन बोनस, बल्ज इफेक्ट, एडवांटेज, गिफ्ट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। इनएविटेबली, यानी वर्ड है इनएविटेबल, मतलब जो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल, श्योरली, फॉर सर्टेन, जिसको होना ही होना है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। देन एंटोनिम्स, पॉसिबली, कंसीवेबल, मे बी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और विच कुड बी अवॉइडेड। टेलिंग, इसका मतलब होता है काफी सिग्निफिकेंट, टेलिंग सिचुएशन, सिग्निफिकेंट है, ग्रेव है, रिवीलिंग है, इंफॉर्मेटिव। एंड इसके विपरीत जो है वो ऑब्सक्योर, अनइम्पॉर्टेंट, मिसलीडिंग। देन ये पिछले एडिटोरियल से कुछ नो वर्ड्स रह गए थे बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क कनेक्टिविटी, सो आई थॉट लेट मी कवर दैट। ग्रुएलिंग मतलब बहुत ही टफ, डिमांडिंग, एग्जॉस्टिंग, आर्डुअस, और इसके एंटोनिम में इजी, एफर्टलेस, सिंपल। देन स्टैचर यानी स्टेटस, स्टैंडिंग, प्रेस्टीज, और इसके विपरीत डिसग्रेस, डिसऑनर, इग्नोमिनी। स्लम्प यानी किसी चीज का रिड्यूस होना, डिक्लाइन होना, ड्रॉप, डिक्रीज। एंड इसके विपरीत राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। कंसिस्टेंसी मींस टेम्पो बनाए रखना, यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, स्टेडीनेस,
और एंटोनिम्स होंगे इनकंसिस्टेंसी, मींस यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, और the player was inconsistent in his or her performance during the series. Variability, irregularity. Feat मतलब कोई बहुत बड़ी achievement, accomplishment, triumph. Antonym would be failure, defeat, setback. Resilience, ये word हम काफी बार यूज कर चुके हैं. Toughness, durability, strength. एंड नो इसके विपरीत फ्रेजाइलिटी, आपने देखा होगा बहुत से कार्टन बॉक्सेस में फ्रेजाइल लिखा होता है, हैंडल विद केयर, दैट मींस इट्स इजीली ब्रेक्स. वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, हेस्टली, जल्दी से किया हुआ कोई कार्य, क्विकली, हरिडली, रैशली, विदाउट ड्यू थॉट, स्लोली, इसके अपोजिट क्या होगा, स्लोली, डेलिबरेटली, कॉशियसली. मोमेंटम, किसी चीज की जो गति है उसको बनाए रखना. इम्पीटस, ड्राइव, फोर्स, स्पीड. एंटोनिम्स, इनर्शिया, स्टैग्नेशन, स्टैंड स्टिल, कंसीव्ड यानी किसी चीज को डिवाइस करना, फॉर्मुलेट करना. एंड एंटोनिम क्या है, डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, डिसमिस करना. एलीट, इस एडिटोरियल में एलीट का मतलब था बहुत ही उच्च दर्जे के कंपटीशन है, जो टफेस्ट कंपटीशन है उसकी संज्ञा दी गई थी. सो एक्सक्लूसिव, सुपीरियर, टॉप नॉच. और इसके विपरीत ऑर्डिनरी, साधारण, कॉमन, इंफीरियर. सो ब्रॉडली ये था आज का टॉपिक और वर्ड्स. और लास्ट में हमेशा की तरह, यू आर सिंपली अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग, एंड आई होप यू आर ऑल्सो बिलीविंग द सेम. एंड लास्ट में हमारी इस पूरी सीरीज का, इस पूरी कवायद का, इस पूरी मेहनत का, इस पूरी जो है इंग्लिश के सुपर हीरो बने, राइट. और अपने एग्जाम्स में, अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में जहां आप जाना चाहते हैं आप अव्वल हो, एंड nobody would be able to stop you, and you be the next English superstar or superhero. With this, thank you so much for joining. Jai Hind, Jai Bharat. Have a great day.